नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। काफ़ी दिनों से मेरी वीडियो नहीं आ रही थी। एक्चुअली मैं काफ़ी बिज़ी था इस टाइम पे। तो आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग दी करेंट अफेयर्स। ठीक है, तो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज़, इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट द अमाउंट ऑफ द टाइगर पॉपुलेशन कैन बी फाउंड इन, यानी कि जो टाइगर की पॉपुलेशन है, ठीक है, तो वो हमें कहाँ पर मिलती है। ठीक है, तो टाइगर की पॉपुलेशन की अगर बात किया जाए तो ऑप्शंस हैं, पहला यहाँ पर शिवालिक हिल्स में, गंगेटिक फ्लड प्लेन्स में, ब्रह्मपुत्रा फ्लड प्लेन्स में, सुंदरबन और नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स में। सो देखा जाए तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि जो भी टाइगर की पॉपुलेशन है वो मोस्टली हर एक एरिया में मिलती है, जो भी एरिया यहाँ पे नोटिफाइड है, वेदर इट इज़ द शिवालिक रेंज और दी गंगेटिक फ्लड प्लेन्स, ब्रह्मपुत्रा का फ्लड प्लेन, सो सुंदरबन में तो ऑब्वियसली मिलता ही है, एंड नॉर्थ ईस्ट में भी टाइगर की जो पॉपुलेशन है वो पर्याप्त मात्रा में है। ठीक है, और जो टाइगर की पॉपुलेशन है वो अभी इंडिया में इट इज़ नियर अबाउट 163167 टाइगर्स हैं। ठीक है, 2018 में जो हम लोगों ने टाइगर का जो पॉपुलेशन का एस्टिमेशन किया था उसके अकॉर्डिंग इंडिया के में जो टाइगर की पॉपुलेशन थी इट वाज नियर अबाउट 2900। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता रहनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें कि जो वेस्टर्न घाट है हमारे, ठीक है, जो हमारे वेस्टर्न घाट है, ठीक है, जैसे ये इंडिया का मैप है, तो इस इंडिया के मैप में, ये इंडिया का जैसे मैप है, तो इस इंडिया के मैप में जो ये जो वेस्टर्न घाट है, ठीक है, ये केरल और कर्नाटक वाला जो रीजन है, यहाँ पर जो टाइगर की पॉपुलेशन है उन टाइगर की पॉपुलेशन में जो है वो डिक्लाइन देखने को मिला हुआ था। नेक्स्ट वी शुड नो दैट हमारे पास हमने प्रोजेक्ट टाइगर भी लॉन्च किया हुआ था फॉर द इन्हांसमेंट ऑफ द टाइगर पॉपुलेशन। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर है हमारे पास, एंड द प्रोजेक्ट टाइगर इट वाज लॉन्च ऑन द डेट ऑफ 1973। सो 1973 में हमने प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया था। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। और पूरा जो इंडिया का लैंड है, उस पूरे इंडिया के लैंड में 2.3% जो है वो लैंड में जो टाइगर है उसकी पॉपुलेशन रहती है। ठीक है, ओके। और अगर टाइगर की आईयूसीएन स्टेटस देखा जाए, सो टाइगर का जो आईयूसीएन स्टेटस है वो क्या है, इंडेंजर्ड है। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ से पता रहना चाहिए कि टाइगर का जो आईयूसीएन स्टेटस है वो क्या है, इट इज़ इंडेंजर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, दैट इज़ द इंडियन साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर। ठीक है, इंडियन साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर रिसेंटली सीन इन न्यूज़, उसका फंक्शन क्या है बेसिकली। ठीक है, ये जो फंक्शन करता है तो ये किस मिनिस्ट्री के अंदर फंक्शन करता है। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो बेसिकली जो मिनिस्ट्री ऑफ साइबर क्राइम सिक्योरिटी है ये वर्क करता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। आप इसको ईजिली कैस कर सकते थे विद द हेल्प ऑफ कि जो भी सिक्योरिटी का मामला होगा, साइबर सिक्योरिटी का मामला होगा, ये मोस्ट ऑफ द केसेस में किसके अंदर आता है, सेंटर जो होती है वो उसको अपने पास ही रखती है। ठीक है, तो ये आता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो भी इंडियन साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन सेंटर है इट वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो जो भी साइबर सिक्योरिटी का मामला है उसको चेकआउट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला लिखा हुआ है, द इंडियन काउंसिल कल्चरल रिलेशन वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ द कल्चर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रमोटिंग द कल्चरल एक्सचेंज विद अदर कंट्रीज एंड द पीपल। नेक्स्ट लिखा हुआ है, इंडियन काउंसिल फॉर द कल्चरल रिलेशन was founded by the Maulana Abul Kalam Azad. Okay. Third statement is, the School of the Foreign Language under the Ministry of the External Affairs offers the foreign language courses to the diplomat. तो यहाँ पर 3 ऑप्शंस दिए गए हैं और पूछा है कि कौन सा जो है वो करेक्ट है। ठीक है, सो देखा जाए तो इसमें जो ऑप्शन बी है वो क्या है, करेक्ट है। मीन्स जो इंडियन काउंसिल ऑफ द कल्चरल रिलेशन जो सेंटर है इसको फाउंड किसने किया था, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, ये पहले, ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ये एजुकेशन मिनिस्टर भी थे। ठीक है, एजुकेशन मिनिस्टर भी थे हमारे पहले, तो ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो पहला ऑप्शन लिखा हुआ है कि इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस, ठीक है, इट वर्क्स अंडर दी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। तो एक्चुअली जो इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशन है ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर काम नहीं करता, इट वर्क्स अंडर द
मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए कि इट वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर जो दूसरा लिखा हुआ है कि द स्कूल ऑफ द फॉरेन लैंग्वेज, ठीक, वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो ये जो है स्कूल ऑफ फॉरेन लैंग्वेज, ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंदर काम नहीं करता। स्कूल ऑफ फॉरेन लैंग्वेज वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो ये दोनों जो ऑप्शंस की जो मिनिस्ट्रीज़ हैं वो इंटरचेंज थी, यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशन वर्क करता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंतर्गत, और स्कूल फॉर फॉरेन लैंग्वेज ये काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत। ठीक है, इसमें क्या था कि जो भी आर्म्ड फोर्सेस हैं, ठीक है, उनके जो आर्म्ड फोर्सेस के जो पर्सनल्स हैं, ठीक है, या वेरियस जो डिपार्टमेंट जो कैबिनेट सेक्रेटरी है जैसे, और या फिर सेंट्रल पुलिस के ऑर्गेनाइजेशंस है दैट इज़ BSF, CRPF, ITBP, तो उनको फॉरेन लैंग्वेज सिखाने के लिए ये जो स्कूल ऑफ फॉरेन लैंग्वेज है ये काम करता है। तो यानी कि जो स्कूल ऑफ फॉरेन लैंग्वेज है ये क्या करेगा, जो भी डिफेंस के जो पर्सनल्स हैं उनको लैंग्वेज सिखाने के लिए काम करेगा। तो इस हिसाब से जो करेक्ट ऑप्शन हो गया वो क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं रिसेंटली इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो ने क्या किया हुआ है रिसेंटली, अभी क्या किया हुआ है, ब्रॉट डाउन अ सैटेलाइट कंट्रोल्ड मैन, ठीक है, एंड मेड द कंट्रोल री एंट्री। A controlled re-entry is usually impossible because it is very difficult to achieve the satellite placed। देखिए अभी क्या है, इसरो ने क्या किया, इसरो ने एक ऐसा रॉकेट बनाया है जो कि पहले तो ऊपर जाएगा, ठीक है, और ऊपर जाने के बाद जो भी उसको सैटेलाइट लॉन्च करना है, लॉन्च करके वो फिर से वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह का जो पहला सैटेलाइट इसरो ने लॉन्च किया, इसका फ़ायदा क्या होगा कि नेक्स्ट टाइम हम उसी मिसाइल को उसी मिसाइल को हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं सैटेलाइट दोबारा ले जाने के लिए। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम क्या है कि जब आपने उसको ऊपर लॉन्च किया और उसके बाद दोबारा आप उसको नीचे ला के यूज़ करोगे नेक्स्ट टाइम के लिए, तो उसको फ्यूल एक्स्ट्रा कैरी करना पड़ेगा। बिकॉज पहले तो फ्यूल उसको कैरी करना पड़ेगा, जैसे सपोज इस हाइट तक जाना है इस रॉकेट को, तो इस हाइट के लिए पहले तो उसको कुछ फ्यूल कैरी करना पड़ेगा ताकि वो इस हाइट तक जाए, फिर उसको उतना ही फ्यूल चाहिए वापस वहाँ से नीचे आने के लिए। सो दैट्स वाई उसको डबल फ्यूल चाहिए। तो इसमें फ्यूल बात फ्यूल की नहीं है, द थिंग इज़ कि उतना स्टोरेज नहीं होता है। सो दिस इज़ अ प्रॉब्लमेटिक थिंग, बट अभी इसरो ने कर लिया हुआ है। तो जो सैटेलाइट लॉन्च किया गया था वो लॉन्च किया गया था जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में। ठीक है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं। तो यहाँ से हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, वो हो जाएगा जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, दैट इज़ ए, और जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। यानी कि इन दोनों ऑर्बिट में अगर बेसिकली सैटेलाइट है तो उसको वापस कंट्रोल्ड मैनर में लाया जा सकता है। तो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट और जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। तो करेक्ट ऑप्शन उसका क्या हो जाएगा, ए, दैट इज़ 1 and 2 इज़ करेक्ट। नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला लिखा हुआ है द वैल्यूएशन चेंजेस अराइजिंग फ्रॉम द अप्रिसिएशन ऑफ द US डॉलर कैन लीड टू डिक्लाइन इन द इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ओके, नेक्स्ट इज द RBI Act of 1934 stipulates that the central government order the rate at which the RBI can sell and buy the forex to the banks। इसे बोला है कि कौन सा ऑप्शन जो है इनकरेक्ट है। ठीक है, देखा जाए तो दोनों ही ऑप्शंस क्या है, करेक्ट हैं। पहला ऑप्शन में कह रहा है कि अगर क्या होता है, अगर US डॉलर की वैल्यू बढ़ती है, यानी कि US डॉलर की क्या है वैल्यू बढ़ेगी, कैन लीड टू डिक्लाइन इन इंडियाज़ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। बिल्कुल सही है कि जैसे ही US डॉलर की वैल्यू बढ़ेगी, इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होगा, ठीक है, उसकी वैल्यू घटेगी। क्यों? क्योंकि US डॉलर की वैल्यू बढ़ गई। ठीक है, यानी कि जैसे ही US डॉलर की वैल्यू बढ़ेगी तो क्या होगा कि हमारी इकॉनमी, US डॉलर की वैल्यू बढ़ी, ठीक है, US डॉलर की वैल्यू बढ़ी मतलब क्या कि US डॉलर में इंटरेस्ट रेट बढ़ गया। ठीक, तो यानी कि इंडिया की मार्केट से जो लोग हैं वो पैसा निकाल के बाहर ले जाएंगे, ठीक है, इंडियन रुपी, ठीक है, इंडियन रुपी को बाहर ले जाएंगे, ठीक, या फिर जो डॉलर पड़ा है इंडिया में उसको बाहर ले जाएंगे और वहाँ पर उसको US के फेडरल रिजर्व में उसको डिपॉजिट करेंगे। तो इंडिया की मार्केट में क्या हो जाएगा, पैसा कम हो जाएगा। तो इंडिया को अपना फॉरेन एक्सचेंज जो रिजर्व है उसको खर्चा करना पड़ेगा। तो इस तरह से डॉलर की वैल्यू बढ़ने पर इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पे की कमी होती है। तो ये ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट इज इंडिया का जो RBI एक्ट है, ठीक है, सो उस RBI एक्ट 1934 में, ठीक है, 1934 एक सेक्शन है दैट इज़ दी सेक्शन 40। ठीक है, तो सेक्शन 40 ऑफ RBI एक्ट 1934 में ये बताया गया है कि किस तरह से जो RBI है वो बाइंग और सेलिंग कर सकती है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की टू अ बैंक।
तो यानी कि ये दोनों ही ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो डी हो जाएगा। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन मैंने इसमें डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, कोशिश करेंगे जो वीडियो की कंटिन्यूटी फिर से बना सके। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू, जय हिंद।